सबसे बड़ी समस्या ये है कि विधायक करतार सिंह तंवर वो पिछले 10-12 साल से लगातार अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वो अनऑथराइज फ्लैट बना रहे हैं। तो करतार सिंह तंवर के परिवार के लोगों ने बनाए, निगम पार्षद सुंदर तंवर ने बनाए हैं। दो लोगों का नाम ले रहे, एक विधायक करतार सिंह तंवर जी का और एक सुंदर तंवर जी का। ठीक है, कॉरिडोर करके मॉल है ये। जी जी। नोटिस इसको सर्व हुआ जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। अच्छा, ये हैसियत है कि बिल्डिंग को जाके तोड़ दे। जी। इसके सामने वाली बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, टूटी अभी। अगर भगवान ना करे उन फ्लैटों में कोई अनहोनी हो जाए, दीपक भाई मैं ये कह रहा हूँ एक ही साथ हजारों परिवार उसी के अंदर मतलब खत्म हो जाएंगे। कपूर रेस्टोरेंट आपने देखा? हाँ। उससे जस्ट पहले एक फ्लैट बनी है जिसके अंदर में 99 फ्लैट है। आप देख रहे हैं वी न्यूज 24, हर खबर की पोल है खोलते। आप देख रहे वी न्यूज 24 और मैं हूं अपने सहयोगी राहुल सिंह के साथ दीपक कुमार। मैं दक्षिणी दिल्ली के डेरा गांव में हूं और यहाँ पे जो हमारे पास आज जो शख्सियत है किसी पहचान को मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा कि अपने सोशल मीडिया पे बहुत ही सक्रिय रहते हैं, अपने क्षेत्र के जो समस्याओं हैं उनकी आवाज़ को लेकर के, मतलब समस्याओं के लिए आवाज़ बराबर ही उठाते रहते हैं, चाहे रोड हो, नाला हो, भ्रष्टाचार हो, बहुत सारे मुद्दे पे। और इन्हें कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के इन पर एक झूठा भी मुकदमा भी दर्ज कराया गया, जो जिनके ये भुक्तभोगी भी रहे हैं। तो मैं आपको देर नहीं करते मैं बता देता हूं कि हमारे साथ में जो है हमारे फ्रेम में आज संजीव भाई हैं, हमारे संजीव कुमार जी। नमस्कार। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की इस विशेष जनहित चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले संजीव भाई मेरा पहला सवाल है कि आप हमें बताइए कि वर्तमान समय में छतरपुर और मांडी गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो दीपक भाई, सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि विधायक करतार सिंह तंवर पिछले लगभग 10-12 साल से जिस तरह का प्रशासन चला रहे हैं, वो एक ऐसा प्रशासन चला रहे हैं जो आने वाले समय में अगली पीढ़ियों के लिए निरंतर समस्याओं का एक बहुत बड़ा वो बनने वाला है। जैसे बहुत बड़ा क्या जखीरा बनने वाला है? मतलब परमानेंट समस्याओं का एक गढ़ बन जाएगा हमारा इलाका। अच्छा। उसका कारण बताता हूँ। वो पिछले 10-12 साल से लगातार अनऑथराइज कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वो अनऑथराइज फ्लैट बना रहे हैं, और जितने भी लोग उनके अलावा वही आदमी यहाँ पे काम कर रहा है जो उनके संरक्षण में है। फ्लैट बनाने का काम हो और अनऑथराइज कॉलोनियाँ काटने का काम हो, ये सारा काम उनकी सहमति से उनकी टीम के सदस्य ही हैं जो ये लोग कर रहे हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ, आप एक फ्लैट मुझे पूरे छतरपुर विधानसभा में कहीं भी दिखा दीजिए जो एमसीडी के नक्शे पास होके अप्रूव करके बनाया गया हो। हजार घर 500 गज के प्लॉटों में 40-40, 50-50, 100 फ्लैट एक बिल्डिंग में बन रहे हैं। आप बताइए कि उसमें 1 इंच जगह ना पीछे छूटती है ना आगे छूटती है। आगे नाला है, पीछे दीवार से दीवार मिली है, साइड में दीवार से दीवार मिली है। आप फायर एनओसी से लेके कोई भी सरकारी तंत्र का अप्रूवल की एक भी बिल्डिंग पिछले 12-13 साल में आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि परमानेंट समस्याओं का एक शुरुआत वो बना दिया उन्होंने कि कल कोई भी आएगा, कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ नहीं पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, जैसा वो आज के डेट में वो चला रहे हैं सियासत। ये जो आपने कहा, इस बात का कोई साक्ष्य भी है आपके पास में? देखो, चतर सिंह उनके भाई हैं, उनके बच्चे हैं जो फ्लैटों का कारोबार करते हैं, सबको पता है ये बात। फ्लैट का धंधा या काम करना कोई गलत वो नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वो नियम के हिसाब से कर रहे हैं? सरकार जिन समस्याओं पे ध्यान दे रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अभी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, फ्लैट के नीचे दुकानें नहीं बनेंगी, ये आदेश है। आपको मेरे साथ चलना, आपको तमाम बिल्डिंगें दिखाऊंगा जहां ऊपर फ्लैट इलीगल, कोई नक्शा पास नहीं, और नीचे जो पार्किंग की जगह होनी चाहिए थी उस पर दुकानें बना के बेच देना। अभी पार्किंग का और सड़कें की चौड़ाई कितनी है? जहां 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट की सड़कें हैं, वहां पे कैसे सर्वाइव होगा आप बताओ? 50 लोग फ्लैट में रहते हैं, 50 लोगों की 30 की गाड़ी की पार्किंग अंदर है, बाहर दुकानें बेच दी हैं, तो कैसे चलेगा आगे? छतरपुर से लेकर डेरा गांव तक सारे रोड पे अगर मार्केट बन जाएगी, छतरपुर जाम लगता है आज, मार्केट है दोनों तरफ जी, लोग जूझ रहे हैं,
उसी क्रम में आगे आगे धीरे डेरा की तरफ आओ, आप टिवोली गार्डन पार करते हो, दोनों सर मार्केट है। कैसे जाएंगे लोग? अभी तो छतरपुर का जाम है, फिर सतबड़ी डीएलएफ छतरपुर के गेट पे आ गया, उसके बाद सतबड़ी आ जाएगा, धीरे धीरे डेरा गांव तक आ जाएगा। लोग चलने की जगह कहाँ बचेगी? मेरा उनसे सवाल ये है। मैंने तो अभी संजीव जी पिछले दिनों भी एक वीडियो देखा जहाँ पर देख रहा हूँ मैं गाँव में भी जाम लग रही है, जाम की समस्याएं हैं। देखो अभी मांडी वाला एक मांडी टोल पे जो दिल्ली बॉर्डर है, जहाँ से एकमात्र रास्ता है हमारे 8 गांव और बहुत बड़ी आबादी के लिए एक अकेला रास्ता है यहाँ से आने का, गुड़गांव से जब अंदर घुसते हैं। उस सड़क पे आप मेरी बात यकीन मत करिएगा, आप जाके पता करिएगा, फ्लैट या तो करतार सिंह तंवर के परिवार के लोगों ने बनाए, निगम पार्षद सुंदर तंवर ने बनाए हैं, और धड़ाधड़ फ्लैट और प्लॉटिंग। मैं ये पूछता हूँ कि पहले सड़कें, नालियाँ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए या पहले आबादी बसाई जाए? नियम तो ये है कि पहले जनता की सुविधाओं का जो ध्यान रखा जाना चाहिए। हाँ। और अभी आपने बड़े मतलब प्रमुखता से 2 लोगों का नाम ले रहे, एक आप विधायक करतार सिंह तंवर जी का और एक सुंदर तंवर जी का। ठीक है। अभी आपने पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाला था 2 बिल्डिंगों का। तो एक में आप बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो विधायक करतार जी का है, दूसरा बिल्डिंग है सुंदर तंवर जी का है जो कल्की के नाम से, जहाँ पर आपने पोस्ट भी डाला है। ठीक है। तो इसके लिए आपने एक चीज वहां पे बहुत प्रमुखता से कहा कि इस पे 2025 की एक नोटिस भी हुई थी जो करतार सिंह तंवर जी का जो मॉल बना उस पे। तो ये नोटिस आपके पास है आज के डेट में? एक मिनट मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, रुको। ये देखो नोटिस है, ये आपके हाथ में है? हाँ जी, ये मुझे शायद ये नंबर है 2000 UC B232 2026। ये है 11/6/2026 की नोटिस है। ठीक है। हाँ जी, 11/6/2026 को करतार सिंह तंवर और उनके परिवार की इस बिल्डिंग को नोटिस सर्व हुआ। तब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। किस बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं? ये जो मॉल है ना, जिसको अभी ये कॉरिडोर, जो 100 फुटे पे कॉरिडोर मॉल, लैंप्स या ऐसे कुछ वो जो लगा हुआ है, कॉरिडोर करके मॉल है ये। जी। नोटिस इसको सर्व हुआ जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। अच्छा। एक दिन भी इस बिल्डिंग पे काम नहीं रुका। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप विधायक हैं तो क्या एमसीडी की हैसियत है कि बिल्डिंग को जाके तोड़ दे? जी, बिल्डिंग है एमसीडी वालों की हैसियत? बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि इस बिल्डिंग पे कार्रवाई क्यों नहीं? इसके सामने वाली बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन टूटी, अभी एक्शन हुआ, तो सेम स्टेटस इसी का तो है, ये भी वही बिल्डिंग है। अच्छा। फायर एनओसी, कोई अप्रूवल किसी तरह का हो, मैं तो कह रहा हूँ मानहानि का दावा करें मेरे ऊपर। तो ये कॉपी आप मुझे दे सकते हैं? बिल्कुल आपको देंगे, आपको फॉरवर्ड करेंगे। हाँ जी। तो अच्छा, दूसरा बिल्डिंग आपने उसी रोड पे आगे जाके कल की एक जो अभी रिसेंटली वो भी नया ही बना है, तो उसके बारे में भी आपने एक वीडियो डाला, तो उस बिल्डिंग में क्या समस्या? देखो, मैं उस बिल्डिंग के अलावा वो बिल्डिंग और उसके अलावा निगम पार्षद सुंदर की लगभग 7-8 बिल्डिंग बन रही है अभी उसी रोड पे। डेरा मांडी आ जाओ आप, और मैं जो कहूंगा, आप जिस दिन कहोगे आपको खड़े होकर दिखाऊंगा वहां पे। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ सरकार में जो लोग हैं, हाँ, सरकार कह रही है कि स्टिल्ट पार्किंग के बाद ऊपर से 4 फ्लोर अलाउड है, ये आदेश है सरकार का। हाँ जी। उसके बाद स्टिल पे पार्किंग देनी है, ये ऑर्डर है। नक्शा पास, अब आप जब फ्लैटों में जाओगे, मैं अभी रिसेंटली में आना जाना मेरा हो रहा है, अगर भगवान ना करे उन फ्लैटों में कोई अनहोनी हो जाए, दीपक भाई मैं ये कह रहा हूँ एक ही साथ हजारों परिवार उसी के अंदर मतलब खत्म हो जाएंगे, बचाने वाला नहीं होगा। एक और फ्लैट है वहां पे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको जानकारी होगी, कपूर रेस्टोरेंट आपने देखा? हाँ। उससे जस्ट पहले एक फ्लैट बनी है जिसके अंदर में 99 फ्लैट है और लगभग वो 7 मंजिल से भी ज्यादा है। वो 99 फ्लैट, 99 फ्लैट है। आपने तो ये बातें वहां पर उठाई है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि उस जगह के अंदर में वहां पर खुदाई के समय में वो दीवारें भी गिरी थी, पड़ोसी का तो दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां भी, लेकिन वो फ्लैट बन गए। 99 फ्लैट है, इंट्रेंस एक ही है। आप बताओगे उसके अंदर पहली बात है कि 4 मंजिल की बातें हैं, उसमें भी तो नक्शा पास नहीं, तो वो किसके सह पे बना है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, अगर देखो एमसीडी में बीजेपी है, ऊपर बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, सारी एजेंसीज उनके पास है, तो फिर भी ये रुक क्यों नहीं रहा है? मेरा सवाल ये है। तो इनके मंत्री तो खुद कह रहे हैं ना कि भाई 4 मंजिल से ऊपर नहीं बनना, जिनको तोड़ो,
तो आपने दिखाया कि शायद जो कल की बना है कितना 6 मंजिल बना हुआ है। वो मेरे ख्याल से ग्राउंड प्लस ग्राउंड को मिला के ऊपर 5 है। हाँ 5 है ऊपर। तो ग्राउंड तो गिनती में आएगी ना। हाँ, तो उस हिसाब से तो 6 हो गया। और देखो मजे की बात, उसी सड़क से मुख्यमंत्री 4 बार गुजरी है। हाँ जी। दिल्ली के राज्यपाल भी गुजरे हैं, मेरे ख्याल से कई मंत्री भी गुजरे हैं उस सड़क से। मतलब मजे की बात यह है कि कोई भी आदमी, मतलब किसी के लिए विषय नहीं है। मतलब मेरा सवाल यह है, क्या विषय सिर्फ कागजों में है? लोग मर जाएंगे तभी विषय उठेंगे भाई। अभी शैलजा बिल्डिंग गिरी, लोग मरे, विधायक का स्टेटमेंट सुना आपने? क्या कहा? क्या कहा था उन्होंने? कहा कोई मौत नहीं हुई। ये सुना होगा आपने, कोई मौत नहीं हुई। सबको प्रशासन ने बहुत बड़ा जल्दी रिएक्ट किया है और सबको बचा लिया है। लेकिन इसमें लोग मरे तो थे। उनको ये भी शर्म नहीं आई कि लोग अंदर लोग मर गए हैं, लाशें अंदर, और उन लाशों के तब भी वो बाहर आके कह झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप सोचो, मतलब अंदर आत्मा मर चुकी है। अच्छा संजीव जी, मेरा दूसरा ये सवाल है, जो आपने ये जो आरोप प्रत्यारोप जो आप लगा रहे हैं, क्या इसके बारे में जो यहाँ की जो समस्या है, जो स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को है क्या? देखो, जनप्रतिनिधियों को आपको लगता है जानकारी नहीं है? जब मैंने शुरू किया था, मैंने उनको पहले मेरा उनसे जो विवाद, जो मतभेद हुआ, वो यही लेके हुआ था कि भाई आप जो लोग समस्याएं से पहले जूझ रहे थे, भाई वही समस्याएं चली आ रही है और आप उनको और बड़े लार्ज स्केल पे बना रहे हो। तो फिर ये समाधान होगा कैसे? अगर फ्लैट ही फ्लैट, कॉलोनियां बनी जाएंगी। रामवीर विदुड़िया का एक स्टेटमेंट सुना आपने? उन्होंने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल प्लॉटिंग एक बड़ा बर्डन हो रहा है सरकार के ऊपर। ये स्टेटमेंट था उनका। हाँ जी, मैंने भी ये चलाया था उसको। मतलब रामवीर विदुड़ी को रोज, उनको नहीं पता कि भाई इलीगल कॉलोनियां कट रही हैं यहाँ पे। मतलब खाली बोलना है क्या? मतलब बोल के बच के निकल लो। आप पूछो जरा उनसे किसी दिन। मेरा आपको एक निवेदन है कि आप कभी उनके सामने जाना, पूछना। आपने कहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है दिल्ली के डेवलपमेंट पे बर्डन हो रहा है बहुत भारी। दिल्ली तो आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है। आज छतरपुर जो है ना, वो गढ़ है किसके लिए? इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो ब्यूरोक्रेसी से लेके, पुलिस से लेके और नेताओं का एक सोर्स ऑफ इनकम है। सरकार चाहे लीगलाइज कर दे, सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा। एक बिल्डिंग पे, एक फार्म हाउस पे मेरा आइडिया है लगभग 60 से 70 लाख रुपया, 1000 गज के बता रहा हूं मैं, 1000 गज पे 60 से 70 लाख रुपए की उगाई होती है। सबको जाती है नीचे से ऊपर तक। तो मैं सोचता हूं कि सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, एमसीडी हो गया, डीडी हो गया और एजेंसीज होगी, फॉरेस्ट का ये हाल हो गया कि आप फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जा कर लो, उनको आपसे उनके हिस्सा दो और कुछ भी कर लो। तो जो जिम्मेदार एजेंसीज है, अगर वही पैसे ले लेके ये सब करने देंगी तो शहर बचेगा कैसे? आपने अभी फॉरेस्ट की बात करी, तो आपको पता होगा सफदर, ये छतरपुर इनक्लेव फेज 2, तो सारा तो मेरे ख्याल से रिज एरिया, ये सारा जंगल का इलाका है और वहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियाँ बिल्डिंगें बन चुकी है, फ्लैटें बन चुके हैं। दिव्या भाई, छतरपुर इनक्लेव जो है ना, हमारे क्षेत्र में राजनीति करने वाले नेताओं के लिए फॉरेस्ट की जमीन जो है वो एक तरह का रेवेन्यू, एक तरह की उगाही का धंधा है। उसमें फॉरेस्ट बिल उतनी भागीदार है, उससे पुलिस भी उतनी भागीदार है। मैं 1-2 वीडियो देखी है, मैंने एक दिन नरेश त्यागी की वीडियो देखी थी कि उसने कंप्लेंट की है बाकायदा कि भाई ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, इसको बचाया जाए। मतलब निगम पार्षद लिख के दे रहा है कि फॉरेस्ट की ज़मीन है, इसको बचाया जाए, फिर भी मतलब न तो पुलिस कोई कार्रवाई करती है, न फॉरेस्ट कोई कार्रवाई करता है। और मैं तो देख के हैरान हूँ कि जिन लोगों की जिम्मेदारी इसको बचाने की है, फॉरेस्ट लैंड की, अगर वही पैसे ले लेके बेचते रहेंगे तो फिर आएगा कौन बचाने? अच्छा संजीव भाई, ये सारी बातों के लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए, हमने सबसे पहले हमने कोशिश की थी भाई, ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ना, खासकर रोड के ट्रैफिक से शुरू हुए हम। मैं एक बार बहुत पहले मैं एक ट्रैफिक पुलिस को जाके मिला, एक ऑफिस, पहले हम यहाँ गए अंधेरे मोड़, तो उसने एक ही बात बताई मुझे भी वो बात समझ, संजीव भाई आप हमें बेकार में टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ट्रैफिक केओस बढ़ेगा कैसे? 5 एकड़ ज़मीन में 50 लोग रह सकते हैं और वहाँ अगर 5000 लोग रहेंगे तो समस्या तो आप बना रहे हो, हम बना रहे हैं? नहीं, सिर्फ जाहिर सी ट्रैफिक पुलिस ने कहा था कि प्लॉटिंग हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो। हाँ, प्लॉटिंग तो आपके लोग कर रहे हैं। आपकी 15 फुट की गली थी आज से 40 साल पहले, उसी 15 फुट की गली में पहले 4 गाड़ियां निकलती थी, आज 400 निकलती हैं। तो हम कैसे मैनेज करें उस ट्रैफिक को? आप रोज जहां जिस बिल्डिंग में 4 फ्लैट बनने चाहिए तो उसमें 40 बन रहे हैं। आपके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़क का,
जब इतनी भीड़ जो आप लेके आ रहे हो, तो उसका पॉइंट ही बिल्कुल वैलिड था। अगर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम जिम्मेदार नहीं है ट्रैफिक के जिम्मेदार हैं आपके लोग, जिन्होंने जो टोटल जिनका धंधा प्लॉटिंग और फ्लैट आबादी बसाने का है। आबादी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और आप बनाए जा रहे हैं। बना कौन रहे हैं? जो लोग जिम्मेदार है, जो चुनाव जीत के जो सत्ता में बैठे हैं। तो बचाएगा कौन? यानी कि यहाँ रक्षक ही भक्षक बन रहा है। बस यहाँ रक्षक ही भक्षक हो गया। तो एक चीज और मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे अभी आपने जाम पे भी बात, अभी कुछ दिनों पहले आपने प्रोटेस्ट भी किया, तो मैंने देखा कुछ महिलाएं लोग और भी साथी जो मैंने आपके फेसबुक पेज पे देखा था कि कई फ्लैट बनना, जो शायद ये मेरे ख्याल MCD टोल तक की ही बात है वहाँ पे मंडी की। तो उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि मांडी गांव हुआ, 100 फुटा रोड पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखो, मेरा एक बेसिक, मैं जो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ पूरे समाज को और चुनाव लड़ने वाले लोगों को, आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ के लिए ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें लिमिट है कि 100 एकड़ ज़मीन में कितने लोग रह सकते हैं। हमारे छतरपुर विधानसभा में आज ज़मीन सिर्फ हमारे पास ही बची है। दिल्ली में आप संगम बिहार चले जाओ, आप देवली चले जाओ, कानपुर चले जाओ, सब जा चुका है लगभग। तो ज़मीन बची है हमारे इलाके में। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो हम लड़ रहे हैं कि भाई आज हमारे पास जो डेवलपमेंट, जो ज़मीनें बची हैं, हमारी हालत देवली, कानपुर, संगम बिहार जैसी ना हो जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि वैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, उसके बाद आप प्लॉटिंग करिए। आप चलो आप सरकार नहीं ध्यान दे रही, आप विधायक है, आप प्लॉटिंग वाले को बोल दीजिए भैया 30 फुट से कम की सड़क होगी तो मैं बनने नहीं दूंगा। वो जब करेंगे आप तो विधायक हो। आप 20 फुट की गली में 50-50 गज के प्लॉट काट रहे हो, 10-10 फुट की गली में प्लॉट काट रहे हो, मतलब शहर बनेगा या शहर बर्बाद होगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा सवाल है, क्या इसके पीछे अवैध निर्माण जिम्मेदार है या प्रशासनिक योजना की कमी भी है? देखो, प्रशासनिक योजना तो आप छोड़ दीजिए, कमी फेल हो गई है, डेड है ही नहीं। प्रशासनिक योजना नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अभी चले जाइए डेरा मांडी वाले रोड पे, यहाँ से लेके आप पूरा छतरपुर चले जाइए, लेफ्ट राइट में आपको कॉलोनियाँ कटती मिलेंगी। कॉलोनियाँ कटे, कोई दिक्कत नहीं, रोजगार बढ़ता है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप तो तैयार हो। जब तक DDA का मास्टर प्लान लागू होगा, उससे पहले हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद, हमारे क्षेत्र के जो व्यापारी नेता लोग हैं, जब तक ज़मीन को खा चुके होंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं बड़ी मज़े की। चंदन हुले एक वो है स्काई मेंशन करके, जी देख रहा हूँ, कितने बड़े फ्लैट, बहुत बड़े फ्लैट, 5-7 करोड़ के। हाँ जी। DLF में गुड़गांव के अंदर 1 महीने में फ्लैट बिक जाते हैं सारे। उसको 5 साल हो गए खड़े हुए, आज तक नहीं बिके सारे फ्लैट। कारण पता है क्या है? आप बताओ क्या कारण हो सकता है? मुझे तो नहीं आइडिया। उसी फ्लैट के बाहर आपको मंगलवार को बाजार लगता मिलेगा, रोड पे 3 किलोमीटर लंबा। तो जिन लोगों ने 5 करोड़ के फ्लैट लिए, आप तरस खाओ कि लोग क्या सोच के आपके वहां आए थे। आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो उनको बताओ। रेहड़ी पटड़ियां बाहर, बिल्कुल गेट के बाहर, सड़क पे के दोनों साइड में मंगल बाजार। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ? मतलब मुझे तो लगता है हम लोगों के साथ अपराध कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस संबंध में किसी विभाग को कोई शिकायत किया? देखो, हमने तमाम डिपार्टमेंट को कर ली, हमारी टीम है, हमारे कई ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से हम ये करते रहते हैं। पर आप यकीन मानो दीपक भाई, आप कहोगे एक और करके देख लेते हैं, कार्रवाई नाम की चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी। चलिए, आप जो है एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो इस क्षेत्र में ये हर आदमी का नीड भी है। जैसे आपने रास्ते की बात कही, तो चलो हवा पे तो सरकार की जोर नहीं, तो शायद इस पे भी पाबंदी लग जाता। अगर सरकार के बस में होता तो शायद लोगों को भी ये खरीद के लेना पड़ता। लेकिन अब आ जाते हैं पानी पे। आपने देखा कि छतरपुर क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत है। बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि ये समस्या क्यों बनी? क्योंकि इससे पहले ही जब आम आदमी की सरकार थी, केजरीवाल का सरकार था, तो मैंने देखा बीजेपी के बड़े बड़े नेता छाती पीट के, मटका फोड़ के, जल पोड़ पर तोड़ फोड़ करके, यहाँ तक कि आपके विधायक हो गए, जो अभी के जो सांसद हो गए, जो पूर्व विधायक रमेश बिधूरी जी हो गए, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करे हैं, बहुत बड़ी लंबी बातें किया कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे वो कर देंगे। यहाँ तक जब CM रेखा गुप्ता की सरकार बनी तो 3 STP, बड़े STP की बात हुई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की
जो दिल्ली में लगना था, जो एक हमारे छतरपुर के एरिया में भी है और एक शायद नजफगढ़, एक और कहाँ, 3 की बात हुई। उस पर कोई काम भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। और आज भी मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा बद से बदतर हालत है पानी की दिल्ली के अंदर। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? देखो दियो भाई, बहुत उम्मीद से लोगों ने बीजेपी को वोट दी थी, ये आप मानते हो? 1.5 साल, हमने भी 1.5 साल देखा है, इंतजार किया है। 1.5 साल में स्थिति बद से बदतर हुई है। कैसे हुई है? आप ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल, बोरवेल पे बोरवेल लगाना इलाज नहीं है। आप पानी रिस्टोर हो, पानी साफ रहे, इसके लिए क्या किया बताओ? तालाबों पे कब्जे हैं, पिछले 13 साल से विधायक अवतार सिंह, मुझे एक एप्लीकेशन, मैं गारंटी दे रहा हूँ, उन्होंने एक एप्लीकेशन कभी समाज के हित में, एक एप्लीकेशन नहीं होगी लिखी होगी। आपने करप्शन पे देखा है कितने लोग अभी तहसीलदार पटवारी नपे, 2-3 उसी के कार्यकाल में नपे हैं। कोई एक कंप्लेंट उन्होंने कभी किसी विभाग के खिलाफ की हो? पानी का तो मामला ऐसा है कि आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, उनका एक ड्राइवर है अरविंद, उसके अपने टैंकर, अरविंद उनका भाई है, ड्राइवर है, उनका ड्राइवर था एक लड़का पहले। ये ड्राइवर पहले तक भाई भी है उनका, अरविंद। हाँ नहीं, ये ड्राइवर था उनका, अरविंद नाम का लड़का है। आप यकीन माने, उसके ऑफिस में वो उनका ऑफिस बेरर रहा है, आज भी उनके साथ है। उसके टैंकर, उसके नाम से रजिस्टर्ड टैंकर जो जल बोर्ड में चल रहे हैं, वो पानी बेचते हुए की वीडियो मैंने शेयर की है। और मैंने लिखा है अवतार सिंह तंवर को कि आपको शायद हो सकता है आपको थोड़ी शर्म आ जाए। वो लड़का आज भी उनके साथ है। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गंभीरता देख लीजिए आप कितनी है। अभी कहीं से पता लगा कि आरटीआई डालने के बाद पता लगे कि खुद जल बोर्ड बता रहे कि भाई 40 से 50 साल पुराना पाइपलाइन डला हुआ, जर्जर है। आप देख रहे होंगे आए दिन कहीं ना कहीं गंदा पानी, सीवर का पानी, काला पानी, बदबूदार पानी आता है, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। इसके बारे में क्या? सर अभी पता क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो सरकारी फंड का, सरकार फंड दे रही है, मान लो सरकारी फंड का पता उपयोग कहाँ कर रहे हैं? वो हर 6 महीने में एक अनऑथराइज कॉलोनी काट देते हैं। सड़क, बोरवेल, बिजली, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें अगले 3-4 महीने में वहां। संजीव भाई, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था सैनिक फार्म में, वीर सिंह बिधूड़ी जी सांसद जो है, उन्होंने कहा कि छतरपुर इलाका में तकरीबन 150 से ज्यादा बोरवेल और वो बोरवेल काम हुआ कहीं, लेकिन आज भी छतरपुर में पानी की समस्या जो की तो बनी हुई है, लोगों के घर पानी नहीं पहुंच रहा। जैसे कि अभी आप आवाज उठा रहे कि अवैध निर्माण, तो एक सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं अवैध निर्माण भी है। जहां लोगों को पानी मिलना चाहिए, उनका पानी चोरी होकर कहीं मॉल में जा रहा है, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, बड़े बड़े फ्लैटों में जा रहे हैं। तो ये आप बताओ कि कितना ये दावा सही कि वहाँ पर इनके लगभग 150 से ज़्यादा यहाँ पे ट्यूबवेल लगे हैं और पानी की समस्या क्यों? देखो, सांसद साहब ने पिछले लगभग 1-1.5 साल में ना बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि हमने ग्राम उद्योग योजना का पता नहीं कौन कौन सी योजनाओं के फंड रिलीज करे बताए। उन्होंने कहा कि 150 ट्यूबवेल लगवाए हैं। मैं कह रहा हूँ जितना पैसा रिलीज हो रहा है, चाहे वो ट्यूबवेल के नाम पर रिलीज हो रहा हो, चाहे वो सड़क के नाम पर रिलीज हो रहा हो, वो सारा पैसा करतार सिंह तंवर, सुंदर तंवर और जितने उनको सहयोगी इलीगल कंस्ट्रक्शन कॉलोनियां काटने का जो कारोबार करते हैं, उनका पूरा ये पैसा पूरा उसी में जा रहा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दीपक भाई, बोरवेल की तो आप एक लिस्ट मंगवा लीजिए उनसे विद लोकेशन की। 154 या 150 जो भी बोरवेल उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में लगाए हैं, आपको ये पता चल जाएगा कि बोरवेल लगे कहाँ हैं। ये सारे बोरवेल वहाँ लगे हैं जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और इलीगल बोरवेल हो रहे हैं। ये सारे वहाँ, ये पैसा सारा खर्च उनकी अवैध कॉलोनी और फ्लैटों में ही खर्च हो रहा है। पब्लिक की समस्या जो पहले थी आज भी वो भी बड़ी है। चलिए, मेरा अगला जो सवाल है कि आपने कुछ जनप्रतिनिधियों से जुड़े निर्माण और संपत्तियों पर प्रश्न उठाए, उसका आधार क्या है? बड़ा सिंपल आधार है, आप उनका एफिडेविट उठा के देख लीजिएगा जो उन्होंने चुनाव इलेक्शन कमीशन को दिया है। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश में डेमोक्रेसी नाम की चीज है क्या। 10 लाख रुपए की रिटर्न भरने वाला आदमी क्या शॉपिंग मॉल बना सकता है? ये तो बहुत ही एक भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है कि आपने कहा कि इलेक्शन का, तो वो हलफनामा आपके पास था क्या?
मैं हल्फनामा रखा आप लोगों को तभी दिखा रहा हाँ तो मुझे चाहिए, वो तो दिखाना पड़ेगा। मिनट। एक हूँ। मैं आज आपको ना एक बड़ी बेसिक चीज बताऊँ। जी जी, ये जो आपने, जो मैंने कहा, जो हलफनामा की बात कही है कि आपने जब भी सुंदर तंवर जी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, तो आपने कहा कि उनके पास 10 लाख रुपए का रिटर्न भरने वाले व्यक्ति हैं, और आज मुझे लग रहा है कि जो जिस कल की आप वो बिल्डिंग की बात करें वही कई करोड़ में बना होगा, और कहीं ना कहीं आप ये भी कहते हैं कि 100-200 करोड़ की कोठरी में भी वो रहते हैं, ये भी मैंने सुना है आपके सोशल साइट से। सर ये हलफनामा है। कोई भी व्यक्ति आज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं, जो भी व्यक्ति मेरी बात सुन रहा हूँ, एक निगम पार्षद लगभग 3.5 साल पहले निगम पार्षद बनता है, सुंदर सिंह तंवर, डाउनलोड कर लीजिएगा और उस पर भी जाकर देखिएगा ये एफिडेविट। उन्होंने एफिडेविट दिया है जिसमें उन्होंने अपनी टोटल संपत्ति 4 करोड़ की दिखाई है, जो उनकी पुश्तैनी भी है जिसमें। ठीक है, अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये उनका ITR लाइबिलिटीज भी है, उनकी लाइबिलिटीज भी है। और मेरे कहने से मत मानिएगा बिल्कुल भी, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी बात करता हूँ वो बिल्कुल कागजों के आधार पर ही करता हूँ, और फिर दोबारा कह रहा हूँ, मेरे इस आरोप को वेरीफाई कर लीजिएगा हर व्यक्ति। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, जब वो चुनाव लड़े तो हलफनामा उन्होंने दिया जिसमें उनकी इनकम 10 लाख रुपए की इनकम दिखाई है उन्होंने। तो भाई आप ये हलफनामा ले लीजिएगा, सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने 10 लाख की दी है इसके अंदर, और आज वो लगभग मेरा आइडिया 40 से 50 करोड़ का घर है जिसमें वो रहते हैं। उनका एक बेटा लंदन में पढ़ता है। क्या 10 लाख की रिटर्न वाला आदमी बना सकता है घर ऐसे? नहीं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में अगर सबसे बड़ा ताजमहल किसी निगम पार्षद ने बनाया तो उसका नाम है सुंदर सिंह तंवर, जिसने पिछले लगभग 3.5 साल के अंदर निगम पार्षद बनने के बाद लगभग मेरा आइडिया है 1.25 एकड़ के आसपास 4000 गज में कोठी बनाई है, जो हमारे इलाके का, छोड़ दीजिए, दिल्ली का सबसे बड़ा ताजमहल है। मैं जो दावा कर रहा हूँ ये एफिडेविट है, और अगर मेरे दावे में झूठ हो, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर दें। नहीं तो इस आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा विषय जो हमारे क्षेत्र में होने वाला है वो है सुंदर सिंह तंवर का ताजमहल, क्योंकि लगभग पिछले 3.5 साल में बिजली के मीटर पे 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। आप जानते हो ये बात? कोई भी व्यक्ति पिछले लगभग 5 साल में, मुझे लगता नहीं कि मैं 1% आदमी बिना रिश्वत के बिजली के मीटर लगवा पाया हूँ। और मेरा ये मानना है कि इस बिजली की रिश्वतखोरी में पूरी तरह उनका कंट्रोल रहा है, उनके हिस्से में रिश्वत गई है, क्योंकि 10 लाख रुपए की इनकम वाला आदमी घर नहीं बना सकता, ये पक्का है। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ वर्मा जी, आप अपने इन निगम पार्षद से ये पूछ लीजिएगा कि 3.5 साल में एक आदमी 10 लाख की रिटर्न फाइल करने वाला व्यक्ति क्या 40-50 करोड़ का घर बना सकता है? आप में हिम्मत है, आप मेरे ख्याल से आ भी रहे हैं कल मांडी। आप एक निगम पार्षद सुंदर तंवर के घर जरूर जाइएगा और ये पूछेगा उनसे कि भाई 10 लाख रुपए की रिटर्न फाइल करने वाला आदमी 3.5 साल में 40 करोड़ का घर कैसे बना लेता है? ये सवाल दीपक भाई मेरा आपसे भी निवेदन है, कभी आप मिलो अगर सुंदर तंवर से तो जरूर ये एफिडेविट अपने पास रखिएगा और ये पूछेगा कि भाई आप इस देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि 10 लाख की रिटर्न वाला आदमी 40 करोड़ का घर कैसे बना लेता है? ठीक है, आपसे मेरा निवेदन है। बहुत ये तो बातें हैं। दूसरा, अभी संजीव भाई, मैंने जहाँ तक सुना था कि कुछ दिनों पहले आप जेल भी गए थे, आप पर एक केस का मुकदमा भी दायर किया गया था, वो मामला क्या था? भाई मुझे ना बड़ी मतलब ये जिक्र करते हुए मुझे शर्म आती है कि करतार सिंह तंवर और सुंदर तंवर जब मेरे तमाम आरोपों के बावजूद जब उसकी कोई सफाई नहीं दे पाए, जब मेरे सामने नहीं लड़ पाए, नहीं टिक पाए, कोई जवाब उनके पास नहीं था, तो उनको सिर्फ एक ही तरीका समझ आया कि इस व्यक्ति को जेल भेजना है। और जेल भेजने के लिए उसने समाज का सबसे घटिया स्तर पर जाकर एक झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस आरोप का, देखो मेरे ऊपर एक रेप केस है, वो कहीं भी इस रेप केस की चर्चा नहीं करते हैं। मैं उनको ओपोनेंट हूँ आज, कायदे से तो उनको चर्चा करनी चाहिए कि भाई ये जिसकी आप बात सुन रहे हैं ये तो रेप का आरोपी है, ये तो 13 दिन जेल में रहा है, बोलना चाहिए उनको। मैं कह रहा हूँ कि करतार सिंह तंवर हमारे क्षेत्र के सबसे ताकतवर
दिल्ली के लगभग सबसे रईस एमएलए में से हैं और मेरे जैसा सामान्य आदमी उनको चुनौती दे रहा है कि आप 20 मिनट मेरे सामने बैठ जाइए। मेरे चंद सवाल हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मेरे ऊपर मैं 13 दिन जेल गया हूँ, उसका कारण क्या है। अगर वो ये जवाब दे देना, जवाब तो छोड़िए मेरे सामने बैठ भी नहीं पाएंगे, लेकिन आज मैं ये जरूर कह रहा हूँ, वो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं 13 दिन जेल में रहा और ये मामला खत्म हो गया। ये मामला उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं ये कदम उठा लूंगा कि आने वाले समय में कोई विधायक किसी भी सवाल उठाने वाले पर कम से कम ये आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं वो हासिल करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी न्यूज़ 24।